मोदी है तो मुमकिन है। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपकी जीत के लिए कौन, मैं कहता हूं ऊपर में महादेव, नीचे में मोदी और बेगूसराय की जनता। लोकसभा का चुनाव श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था और कोई मुद्दा नहीं था। क्रेडिट फाइनली नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मोदी मनुष्य नहीं है, मोदी एक दिव्यात्मा है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता जाति पाति से ऊपर उठ करके मोदी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये सुनामी था। मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के सामने आने के बाद एक बार फिर बस यही नाम गूंज रहा है। बीजेपी अपनी प्रचंड जीत पर गदगद है, विपक्ष हैरान है, मंथन का दौर जारी है और इस बीच राष्ट्रपति से 16वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। 25 मई को यानी कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें देश भर से जीते कैंडिडेट शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक 30 मई को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण संभव है और सूत्रों के मुताबिक उससे पहले पीएम मोदी वाराणसी और अहमदाबाद भी जाने वाले हैं। तो बीजेपी में जश्न का माहौल है और इस महाविजय का सिर्फ एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। 303 सीटें। अब की बार 300 पार। अब की बार 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में 50% से ज्यादा वोट। बिहार में मोदी मैजिक, बंगाल में कमाल, गुजरात में धमाल, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मालामाल, राजस्थान भी बोला नमो नमो। ये महज आंकड़े नहीं, ये बीजेपी के महाविजय की पूरी कहानी है और इस जीत के नायक है नरेंद्र मोदी, वो नाम जिसने विरोध के हर हमले को झेला, चौकीदार जाग रहा था, राहुल गांधी के हर वार को अपने लिए सियासी हथियार बनाया। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। विपक्ष के हर सवाल को अपनी जीत का आधार बनाया। कुछ भी कर लो, आएगा तो, और देश को भरोसा दिलाया। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नारा बुलंद किया था कि मोदी है तो मुमकिन है, तब शायद ही किसी को लगा हो कि इस नारे में कितना दम है। पर चुनाव के नतीजों के बाद अब विपक्ष भी मानने लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस नारे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए टीम बीजेपी ने कड़ी मेहनत की, जिसका चेहरा रहे नरेंद्र मोदी। तो मोदी मैजिक कैसे चला, इसको डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उनका मजबूत नेतृत्व। जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि कड़े फैसले लेने की क्षमता, जैसे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी उनकी सबसे बड़ी खूबी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना। ये कारण थे जिसके चलते मोदी मैजिक चला। सिस्टम में चौतरफा सुधार को भी जनता ने काफी पसंद किया। दूसरा, प्रखर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। केंद्रीय योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया और 50 करोड़ लोगों तक पहुंचे बिना किसी भेदभाव के। ये तमाम लाभार्थी उनका वोट बैंक बने। इसीलिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय योजनाओं ने एक बेहद अहम रोल अदा किया है। विकास और राष्ट्रवाद से उन्होंने जातिवादी गोलबंदी को हटाया और एक अलग जनाधार तैयार किया। महिला केंद्रित योजनाओं से आधी आबादी का समर्थन मिला, जैसे उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर की योजना, शौचालय, गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन, ऐसी तमाम योजना थी। और साथ ही साथ युवा और नए मतदाताओं को प्रभावित करने का मोदी ने एक अलग कैंपेन चलाया, जिसका असर इन चुनाव में दिख रहा है।
पीएम मोदी ने इस चुनाव को खुद के लिए जनमत संग्रह में बदल दिया और मोदी के नाम पर वोट पड़ा और इस दांव से राहुल के राफेल जैसे अटैक पूरी तरह से फेल हो गए। राष्ट्रवाद और अपने कामकाज के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखकर मोदी ने एक ऐसी जीत को सुनिश्चित किया जिसने अपने सामने खड़े जातीय समीकरण के तमाम किले ध्वस्त कर दिए और अब इसे मोदी मैजिक का भी नाम दिया जा रहा है। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार की योजनाएं सीधे तौर पर देश के 50 करोड़ लोगों तक पहुंची और इन योजनाओं के लाभार्थियों ने दिल खोलकर मोदी के पक्ष में वोट किया। यही नहीं, इन लोगों ने मोदी के पक्ष में देश में माहौल बनाने में भी मदद की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज न्यूज नेशन से बातचीत में साफ कहा कि इस बार जातीय का अंकगणित नहीं बल्कि मोदी की केमिस्ट्री ने जमीन पर काम किया है। 2.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को मिले, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन जो नहीं था वो आया, 6 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा मिला, 9 करोड़ लोगों को शौचालय, और खासकर महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है, शौचालय मिले, 12 करोड़ लोगों को 12 रुपए का बीमा मिला एक्सीडेंट का, 14 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला, 18 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि 10 साल मिलना है, 30 करोड़ लोगों को ये एलईडी लाइट्स मिले, 34 करोड़ लोगों के अकाउंट्स खुले और 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत आया। तो इससे ज़्यादा तरक्की कभी 5 साल में देश ने नहीं देखी है। क्या हुआ समझ लो, ये जनता ने लड़ाया हुआ चुनाव है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा हुआ चुनाव नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका मात्र केवल ये रह गई कि जो ऑलरेडी कन्विंस है उसको वोटिंग बूथ तक लाना और उसका वोटिंग हो इतना सुनिश्चित करना, इतना ही काम बचा था। बाकी लोग खुद कन्विंस थे। बीजेपी की यह जीत कागजों पर जितनी बड़ी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि 1984 के बाद यह पहली बार है जब कोई चुनी हुई सरकार दोबारा सत्ता में लौट सकी है। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के दावे फेल हो गए। जातीय जटिलताओं से भरे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की एकता भी काम नहीं आई और इसके लिए बीजेपी ने मुकम्मल तैयारी की थी। बीजेपी के सचिव तरुण चुग, मुख्तार अब्बास नकवी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा ये चेहरे वो रहे जिन्होंने बीजेपी के प्रचार अभियान की पूरी कमान दिल्ली में संभाली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो को संभाला केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने, तो वहीं अमित शाह की रैली और रोड शो का प्लान तैयार किया बीजेपी सचिव तरुण चुग ने। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया का जिम्मा संभाला, प्रवक्ताओं की तैनाती तय की, तो वहीं अनिल बलूनी और संजय मयूख ने मीडिया से बेहतर तालमेल का बीड़ा उठाया। बीजेपी के नेताओं को कब, किससे और कहां बात करनी है ये तय किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने प्रचार के लिए फंड मैनेजमेंट का जिम्मा उठाया। पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों को खास तौर पर तैयार किया गया। बेशक उनका फोकस बंगाल और यूपी रहा, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि सभी लोकसभा सीटों तक प्रचार अभियान पहुंच जाए। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने प्रचार अभियान में करीब आधी लोकसभा सीटों को कवर किया, तो वहीं रणनीति ये भी रही कि जहां पीएम मोदी रैली न कर पाए वहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली या रोड शो को सुनिश्चित किया जाए। हालांकि इस बात का ख्याल रखा गया कि रैली या रोड शो रिपीट न हो। वहीं पीएम मोदी के नामांकन के दौरान एनडीए के साथियों को भी बुलाया गया ताकि ये संदेश दिया जा सके कि पीएम मोदी गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन सर्च ट्रेंड के जरिए पीएम मोदी की लोकप्रियता का आकलन किया गया और उसके बाद पूरे प्रचार को उन्हीं पर केंद्रित करने की रणनीति बनी।
बीजेपी की इस चुनावी रणनीति को धार दिया है उसके कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज ने। 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में इसका भरपूर इस्तेमाल किया और ख्याल इस बात का भी रखा गया कि कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार या रैलियों के दौरान कोई दिक्कत ना हो। बताया जा रहा है कि रैलियों के दौरान हर एक छोटी से छोटी चीज की प्लानिंग की गई। यहां तक कि रैली में कार्यकर्ता कहां से आएंगे, लोगों को सभा स्थल तक कैसे पहुंचाया जाएगा, रैली के इंतजाम में जुटे कार्यकर्ता कहां ठहरेंगे और कहां खाएंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज की प्लानिंग की गई। प्रचार अभियान में पूरे संगठन को झोंक दिया गया। कार्यकर्ताओं को ये जिम्मा दिया गया कि वो मोदी सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाएं। लगभग 10,35,000 बूथ में से 8,63,000 बूथों की रचना ये 5 साल में हमने समाप्त की है। 1,60,064 शक्ति केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें से लगभग 1,52,000 शक्ति केंद्रों पर हमारी रचना पूरी हुई है। और इस संगठन के आधार पर हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कामों को किया उसको नीचे तक पहुंचाने का कंटिन्यूअस प्रयास किया है। यकीनी तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फौज की मेहनत अब रंग लाई है। पार्टी भी उन्हें ऐसे में भूली नहीं है। प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी ने हर बूथ के लिए पन्ना प्रमुख बनाए थे और अब पार्टी जीतकर संसद पहुंचे नेताओं को साफ निर्देश दे रही है कि दिल्ली आने से पहले उन पन्ना प्रमुखों से मुलाकात करें और अपना आभार जताएं। 2019 के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट का कोई तोड़ नहीं। विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और इस बार भी साबित हो गया कि अमित शाह की चाणक्य नीति के आगे कोई नहीं टिकता। अमित शाह का लक्ष्य इस बार पार्टी को 50% वोट दिलाना था और वो इसमें पूरी तरह कामयाब हुए। हमने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी। गत चुनाव में हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ता थे, इस बार 11 करोड़ कार्यकर्ता है। हमें चुनाव को 50% का चुनाव मानकर लड़े हैं। मैंने देश के कार्यकर्ताओं को कहा था कि 50% की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता रण मैदान में उतरे। अध्यक्ष के नाते मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि देश के 17 प्रांतों के अंदर जनता ने 50% से ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। 2014 में मिली जीत के बाद ही बीजेपी ने आम चुनाव में 50% वोट की जो लड़ाई शुरू की थी वो कामयाब हुई। इस सफलता के पीछे है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चाणक्य नीति और माइक्रो मैनेजमेंट। अगस्त 2014 में पार्टी की कमान संभालते ही अमित शाह ने पूरे देश में बीजेपी की जड़ें जमाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इसके लिए पहले ही साल में शाह ने 16 तरह की नई शुरुआत की, जिसमें संगठन के विस्तार, संगठन की समीक्षा, जनसंपर्क और हारे हुए 120 संसदीय सीटों पर काम शुरू किया। इन सब का लक्ष्य था बीजेपी का वोट शेयर 50% तक पहुंचाना। अमित शाह की इस व्यूहरचना में विपक्ष साफ हो गया और कांग्रेस करीब 1.5 दर्जन राज्यों में शून्य पर सिमट गई। करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इतने लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो परिश्रम की पराकाष्ठा की वो हमारे विजय का कारण बना है। देश भर के अंदर 17 यूनिट ऐसे है, 17 यूनिट ऐसे है जहां पर कांग्रेस पार्टी को बिग जीरो मिला है, बिग जीरो मिला है। अमित शाह ने 2019 के रण के लिए तैयारी की बुनियाद 2016 में ही रख दी थी। इसके लिए अमित शाह ने बूथ सम्मेलन, क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया और बड़े नेताओं की 18 समितियां बनाई। 29 राज्यों में 435 नेताओं वाली चुनाव समिति बनाई गई। चुनाव समिति के लिए 482 लोकसभा चुनाव संचालन समितियां बनाई गई। युवा सम्मेलन, संगठन, संवाद जैसे कार्यक्रम कराए गए।
देश के 3800 विधानसभाओं में कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई। 22 करोड़ लाभार्थियों के घर कमल दीप कार्यक्रम चलाया। और आइए देखते हैं किस तरह से अमित शाह ने कैंपेन किया, क्योंकि वो भी काफी महत्वपूर्ण था। अमित शाह ने चुनाव प्रचार किया पूरे देश में। किस तरह की उनकी प्लानिंग रही और किस तरह का उनका स्ट्राइक रेट रहा, आइए इस ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर लेके आया है अमित शाह का प्रचार। रैली हुई कुल 145, जीत हुई 107 पर और स्ट्राइक रेट रहा 78%। यह अमित शाह का स्ट्राइक रेट है जो बहुत ही शानदार है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि गठबंधन का चक्रव्यूह बीजेपी के लिए चुनौती होगी, लेकिन मोदी लहर ने विरोधियों के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। यूपी में बीजेपी को योगी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसने एक बार फिर ऐतिहासिक विजय की स्क्रिप्ट लिख दी और इस ऐतिहासिक विजय के सबसे बड़े तीसरे हीरो रहे योगी आदित्यनाथ। 2019 में ब्रांड मोदी, शाह की अचूक रणनीति और योगी आदित्यनाथ के तेवर, इसने समूचे विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ती गई और इस रणनीति को धार मिली योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के एजेंडे से। वो बिना रुके मोर्चे पर डटे रहे, कभी धुआंधार रैली की तो कभी रोड शो। इन सबके बीच उनकी भक्ति अवतार के सामने विरोधी टिक नहीं पाए। इसके लिए बीजेपी ने साल भर पहले से कसरत शुरू कर दी थी। गठबंधन की धार कुंद करने के लिए योगी के साथ सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कमान संभाली। योगी ने राज्य और केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से लागू कराने पर खासा जोर दिया। साथ ही 24 घंटे बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों को हथियार बनाया। एक बूथ पर भी हिंसा नहीं हुई। कानून का राज कैसे होता है, ममता दीदी जाकर के उत्तर प्रदेश में देखो। इसका असर ये हुआ कि बीजेपी पिछड़े तबके और शहर गांवों तक पैठ बढ़ाने में कामयाब हुई। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार गठबंधन के फॉर्मूले की हवा निकल गई। साथ ही युवाओं में मोदी युग की लोकप्रियता के आगे विरोधी भी टिक नहीं पाए। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो तीसरा बड़ा फैक्टर रहा इन चुनाव में, वो था योगी आदित्यनाथ का फैक्टर। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली, तब वो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। इस चुनाव में भी योगी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस जोड़ी ने किस तरीके से काम किया और योगी ने क्या दम दिखाया। मोदी योगी की जोड़ी ने सत्ता विरोधी लहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, विपक्ष के जातीय समीकरण को पूरी तरह से तोड़ दिया। हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद पर उनका फोकस रहा और जिसके चलते जातीय समीकरण टूट गए। केंद्र और यूपी की योजनाओं को उन्होंने उठाया और ये बताया कि कितने लोगों तक हम पहुंचे हैं। केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से यूपी के अंदर लागू किया, क्योंकि ये भी बेहद अहम था। यूपी में 23 लाख घर, 2.5 करोड़ शौचालय, बिजली कनेक्शन को उन्होंने मुद्दा बनाया। प्रचंड जीत के बाद आज योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये ऐसा पहला चुनाव था जहां यूपी में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। अक्सर हर चुनाव में महंगाई मुद्दा होता था, इस चुनाव में महंगाई मुद्दा गायब। हर चुनाव में एक मुद्दा रहता था, बिजली नहीं आती है, बिजली कोई समस्या नहीं थी, कानून व्यवस्था कोई समस्या नहीं थी, टूटी भी और गड्ढों में तब्दील सड़कें कोई मुद्दा नहीं थी। प्रदेश के अंदर किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं पहले ही समाधान हो चुकी थी।
इसका असर यह रहा कि योगी की डिमांड यूपी ही नहीं दूसरे राज्यों में भी होने लगी। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने यूपी और यूपी से बाहर कितनी रैलियां की और कितनी सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी जीते। यूपी में योगी ने 102 से ज्यादा रैलियां की और रोड शो किए और करीब 58 लोकसभा सीटों को कवर किया। इसमें बीजेपी को 43 और अपना दल को 2 सीटें मिली। यूपी में योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट 78% रहा। योगी ने बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर में कई सभाएं की। करीब 30 रैलियों में उन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया और 29 लोकसभा सीटें कवर की। योगी के प्रचार वाली सीटों पर 19 सीटें एनडीए को मिली। इस जीत के बाद केंद्र मोदी और यूपी में योगी का नारा चुनाव में खूब छाया रहा। दरअसल योगी की लोकप्रियता बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में असरदार साबित हुई और इसमें अहम भूमिका रही उनका हिंदुत्व का एजेंडा। 21 मार्च को योगी ने प्रचार अभियान की शुरुआत सहारनपुर से की और शाकुंभरी देवी मंदिर से उन्होंने अभियान का आगाज किया। ग्रीन वायरस और बजरंग बली जैसे नारे चुनाव में छाए रहे और इसी की 3 दिन की पाबंदी का उन्होंने इस्तेमाल किया और अयोध्या और हनुमानगढ़ी और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर उन्होंने एक तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर और जोर दिया और बिना कुछ कहे चुनाव प्रचार करने की कोशिश की।